आज की इस गहरी चर्चा की शुरुआत ना एक ऐसे विषय के साथ हो रही है जो जो सुनने में शायद बहुत ही साधारण लगता है। हाँ, पहली बार सुनने में तो ये काफी आम सा विषय ही लगता है। बिल्कुल। लेकिन इसका असर किसी भी इंसान के जीवन में किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं होता। हम बात कर रहे हैं आभार की, यानी ग्रैटिट्यूड की ताकत के बारे में। और आज का हमारा ये जो पूरा विश्लेषण है ना, ये रोंडा बर्न की मशहूर किताब द मैजिक पर आधारित है। सही कहा। और इस चर्चा को पूरी तरह से निष्पक्ष और गहरा बनाने के लिए हमने अपने स्रोतों में सिर्फ इस किताब के अंश ही शामिल नहीं किए हैं। हाँ, बल्कि अलग-अलग पाठकों के असली जीवन के अनुभव भी हैं। बिल्कुल, जैसे रेडिट जैसी साइट्स पर लोगों द्वारा साझा की गई सच्ची कहानियां और यहाँ तक कि मार्क मैनसन जैसे आलोचकों के तीखे विश्लेषण भी मौजूद हैं। तो इस गहरी चर्चा का मूल उद्देश्य ये समझना है कि क्या वाकई सिर्फ शुक्रिया बोलने की आदत से किसी की भी जिंदगी में सच में कोई सकारात्मक बदलाव आ सकता है? एकदम सही। आज हम इसी विषय की हर एक परत को उधेड़ेंगे और इसे असल जिंदगी के ऐसे उदाहरणों के साथ समझेंगे जो सीधे दिल में उतर जाएं। ये विषय इसलिए भी बहुत दिलचस्प हो जाता है ना, क्योंकि हमारे समाज में शुक्रिया शब्द अक्सर सिर्फ एक शिष्टाचार या औपचारिकता बनकर रह गया है। जैसे कोई रास्ता दे दे तो शुक्रिया। हाँ, या कोई दरवाजा खोल दे तो शुक्रिया, बस वहीं तक सीमित है। बिल्कुल। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि अगर इस एक शब्द को, इस एक भावना को एक गहरे अभ्यास की तरह जीवन में उतारा जाए तो ये इंसान के सोचने के तरीके को पूरी तरह से नया आकार दे सकता है। और आज की इस चर्चा में हम सिर्फ सतही बातें नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, हम इस बात की तह तक जाएंगे कि कैसे एक साधारण सा भाव इंसानी दिमाग की वायरिंग तक को बदल सकता है। चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो हम देखते हैं कि रोंडा बर्न की एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब आई थी, द सीक्रेट। अरे हाँ, उस किताब ने तो पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। एकदम सही। हर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम के बारे में बात कर रहा था। उस किताब की शानदार सफलता के बाद रोंडा बर्न ने अपना पूरा ध्यान किसी और चीज पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक भावना पर केंद्रित किया, और वो भावना थी आभार। बिल्कुल। उन्होंने अपनी पूरी अगली किताब इसी विषय को समर्पित कर दी। इस बदलाव को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस आभार में ऐसा क्या था जिसने उन्हें इतना गहराई तक प्रभावित किया। इस सवाल का जवाब किताब के बिल्कुल शुरुआती पन्नों में ही मिल जाता है। रोंडा बर्न ने गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू की 2000 साल पुरानी एक बहुत ही पवित्र और रहस्यमयी लाइन का उदाहरण दिया है। हाँ, सदियों से लोग उस लाइन को पढ़ते आ रहे थे, जो कुछ इस तरह थी कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो कुछ भी है वो भी उससे छीन लिया जाएगा। बहुत से विद्वान और आम लोग इस लाइन को पढ़कर उलझन में रहते थे। हाँ, क्योंकि ये सुनने में बहुत ही असमान या भेदभाव से भरी लगती थी। बिल्कुल। लेकिन रोंडा बर्न के विश्लेषण के मुताबिक इस रहस्यमयी लाइन में एक शब्द छिपा हुआ था, या कह सकते हैं कि अनुवाद के दौरान शायद छूट गया था। और वो शब्द था आभार। एकदम सही। और जब उस एक शब्द को उस वाक्य में वापस रखा जाता है ना, तो उस पूरी लाइन का अर्थ चमत्कारिक रूप से बदल जाता है। हाँ, वो लाइन बन जाती है कि जिसके पास आभार है उसे और दिया जाएगा और उसके पास प्रचुरता होगी, और जिसके पास आभार नहीं है उसके पास जो कुछ भी है वो भी छीन दिया जाएगा। ये नजरिया सच में किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। किताब में इस पूरी प्रक्रिया को एक मैजिक फॉर्मूला का नाम दिया गया है। ये फॉर्मूला कहता है कि किसी भी इंसान को सबसे पहले जानबूझकर पूरी चेतना के साथ थैंक यू या शुक्रिया सोचना और बोलना होता है। लेकिन बात सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। उस आभार को अपने अंदर पूरी शिद्दत से महसूस करना इस प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये किताब आभार को सिर्फ एक अच्छी आदत या किसी नैतिक मूल्य की तरह पेश नहीं करती। हाँ, बल्कि ये इसे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी जैसे एक वैज्ञानिक नियम की तरह स्थापित करने की कोशिश करती है। बिल्कुल। जैसे गुरुत्वाकर्षण दुनिया के हर इंसान पर एक समान रूप से काम करता है, वैसे ही ये किताब दावा करती है कि आभार की शक्ति भी यूनिवर्स का एक अटल नियम है। मतलब कोई इंसान जितनी सकारात्मक ऊर्जा और कृतज्ञता बाहर भेजता है, जीवन में उतनी ही सकारात्मक परिस्थितियां उसके पास वापस लौट कर आती हैं। हाँ, ये एक तरह का ऊर्जा का लेन देन है। और इस ऊर्जा के लेन देन को सिर्फ एक दार्शनिक विचार तक सीमित न रखते हुए किताब इसे बहुत ही व्यवहारिक रूप देती है, जो कि बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल। ये किताब 28 दिनों के एक बहुत ही गहरे रूटीन पर आधारित है।
ये हिस्सा सुनने वालों के लिए बहुत काम का है, क्योंकि ये बताता है कि इस दर्शन को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। हाँ, इसके पहले और दूसरे दिन का अभ्यास ही अपने आप में बहुत अनोखा है। पहले दिन कहा गया है अपनी नेमतों को गिनना। इसमें रोज सुबह उठकर 10 ऐसी चीजों की लिस्ट बनानी होती है जिनके लिए कोई भी इंसान दिल से शुक्रगुजार महसूस करता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ चीजों के नाम नहीं लिखने हैं, बल्कि ये भी लिखना है कि वो इंसान उस चीज के लिए क्यों शुक्रगुजार है। ये जो क्यों जोड़ने वाली बात है ना, मनोवैज्ञानिक रूप से ये बहुत शक्तिशाली है। वो कैसे? जब कोई सिर्फ ये लिखता है कि मैं अपनी नौकरी के लिए आभारी हूं, तो वो एक बहुत ही सतही विचार है। लेकिन जब वो लिखता है कि मैं अपनी नौकरी के लिए आभारी हूं क्योंकि ये मुझे मेरे परिवार की देखभाल करने और एक सुरक्षित जीवन जीने का साधन देती है, तो दिमाग तुरंत उस भावना की गहराई में उतर जाता है। अच्छा, तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी को ट्रिगर करता है। एकदम सही। और इसी कड़ी में दूसरे दिन का अभ्यास जुड़ जाता है, जिसे द मैजिक रॉक या एक जादुई पत्थर का नाम दिया गया है। जादुई पत्थर, हाँ। रात को सोने से ठीक पहले उस पत्थर को हाथ में लेकर दिन भर में हुई सबसे बेहतरीन घटना को याद करते हुए उसे दिल से शुक्रिया कहना होता है। ये अभ्यास सुनने में किसी को थोड़ा बचकाना लग सकता है कि एक पत्थर को हाथ में लेकर शुक्रिया क्यों कहना है। हाँ, बाहर से देखने में तो ऐसा ही लगेगा। लेकिन अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को देखें, तो रात को सोने से ठीक पहले का समय इंसानी दिमाग के लिए बहुत संवेदनशील होता है। बिल्कुल। उस वक्त दिमाग धीरे धीरे अवचेतन अवस्था यानी सबकॉन्शियस स्टेट में जा रहा होता है। दिन भर की भाग दौड़, चिंताएं और तनाव उस समय हावी होने की कोशिश करते हैं। और यही वो समय है जहां ये अभ्यास अपना काम करता है। अगर कोई इंसान उस वक्त दिन की सारी चिंताओं या बुरी बातों को पीछे छोड़कर अपना पूरा ध्यान सिर्फ आभार और दिन की सबसे अच्छी घटना पर केंद्रित करता है, तो वो असल में अपने दिमाग को एक बहुत ही सकारात्मक संदेश के साथ सुला रहा है। एकदम सही। इससे न सिर्फ नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है, बल्कि जब वो इंसान अगले दिन सुबह उठता है तो दुनिया को देखने का उसका नजरिया चिड़चिड़ेपन से नहीं बल्कि एक ठहराव से शुरू होता है। ये तो हुई इंसान के अपने विचारों की बात, लेकिन ये किताब हमारे रिश्तों की उलझनों पर भी बहुत गहराई से काम करती है। हाँ, दिन 3 और दिन 15 का अभ्यास बहुत ही जज्बाती और चुनौतीपूर्ण है। तीसरे दिन के अभ्यास में कहा गया है कि अपने 3 सबसे करीबी लोगों की तस्वीरें अपने सामने रखें और उनकी 5 सबसे अच्छी बातों के लिए दिल से शुक्रिया अदा करें। ये तो एक सुखद अनुभव है। बिल्कुल। लेकिन जो अभ्यास किसी भी इंसान की असली परीक्षा लेता है वो है 15वें दिन का अभ्यास, जिसे टूटे हुए रिश्तों को ठीक करना कहा गया है। हाँ, इसमें किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचना होता है जिससे रिश्ता बहुत खराब हो गया हो या जिसने बहुत गहरी तकलीफ पहुंचाई हो। और फिर उस मुश्किल इंसान के अंदर भी 10 अच्छी बातें ढूंढकर लिखनी होती हैं। ये अभ्यास किसी के लिए भी आसान नहीं होता। जब कोई इंसान दर्द में होता है या किसी से नाराज होता है तो उसका दिमाग आत्मरक्षा के मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड। हाँ, सर्वाइवल मैकेनिज्म। वो सामने वाले की सिर्फ बुराइयां ही देखता है। लेकिन जब कोई जानबूझकर उस इंसान की 10 अच्छी बातें ढूंढने बैठता है तो वो असल में अपने ही गुस्से और कड़वाहट के चक्र को तोड़ रहा होता है। मतलब इसका मकसद उस इंसान को सही ठहराना नहीं है, बल्कि खुद के अंदर भरे हुए जहर को खत्म करना है। बिल्कुल। अपना ध्यान बुराई से हटाकर किसी छोटी सी अच्छाई पर ले जाने से उस टूटे हुए रिश्ते का जो जहरीला असर दिमाग पर हावी था वो धीरे धीरे कम होने लगता है। यही गहराई 26वें दिन के अभ्यास में भी नजर आती है, जिसे गलतियों को आशीर्वाद में बदलना कहा गया है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने जीवन में गलतियां ना की हों। कई बार इंसान अपनी ही किसी बहुत बड़ी गलती के बोझ तले सालों तक दबता रहता है, खुद को कोसता रहता है। और ये अभ्यास कहता है कि अपनी उस सबसे बड़ी गलती को सामने रखें और उसमें से 10 ऐसी सीख या आशीर्वाद निकालें जो उस गलती ने आपको दिए। बिल्कुल। जब कोई अपनी ही गलती से 10 अच्छी बातें या सबक खोज लेता है तो खुद को कोसने की वो प्रक्रिया रुक जाती है। वो अपराध बोध खत्म हो जाता है। हाँ, और इंसान अतीत में अटके रहने के बजाय भविष्य की तरफ कदम बढ़ा पाता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कागज पर अच्छी अच्छी बातें लिखने, पत्थर को हाथ में पकड़ने और खुद को दिलासा देने तक सीमित है? यह असल दुनिया की भागदौड़ में इसका कोई ठोस असर भी होता है? ये सवाल उठना लाजमी है। हमारे स्रोतों में कुछ बहुत ही दिलचस्प और जमीनी असली कहानियां हैं जो दिखाती हैं कि पैसे, सेहत और मुश्किल हालात में इस अभ्यास ने कैसे काम किया। अगर हम पैसे के नजरिए से देखें तो 5वें दिन का अभ्यास कहता है कि बचपन में बिना मांगे मिली मुफ्त चीजों को याद करके शुक्रिया बोलें। जैसे खाना, स्कूल की पढ़ाई, कपड़े, खिलौने। हाँ, इसका सीधा सा मकसद इंसान के दिमाग को ये समझाना है कि उसके जीवन में कभी कमी नहीं थी,
ताकि वो कमी के माइंडसेट से बाहर निकलकर प्रचुरता के माइंडसेट में आ सके। और 17वें दिन में तो सीधे यूनिवर्स के बैंक से खुद के नाम एक चेक काटने की बात कही गई है। इन सैद्धांतिक बातों का असल दुनिया में क्या असर होता है, ये हमें रेडिट के उन यूजर्स की कहानियों से पता चलता है जिन्होंने इस प्रक्रिया को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। हमारे स्रोत में एक ऐसी कहानी है जो इस बात को बहुत अच्छे से दर्शाती है। एक यूजर ने इस दर्शन को आजमाया और बस ये कल्पना करनी शुरू की कि उसे एक बड़ा अप्रत्याशित चेक मिलने वाला है। उसने उस प्रचुरता को महसूस करना शुरू किया। हाँ, कुछ ही महीनों बाद उसे सच में $1500 का एक बोनस चेक मिला, जिसकी उसे दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। और दिलचस्प बात यह थी कि उस साल उसकी कंपनी ने पहली बार इस तरह का कोई बोनस अपने कर्मचारियों को दिया था। ये कहानी जितनी हैरान करने वाली है, उतनी ही एक और कहानी है जो छोटी जरूर है लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। वो मेमोरी फोम पैड वाली कहानी? बिल्कुल। एक रेडिट यूजर की पीठ में बहुत दर्द रहता था और वो अपने बिस्तर के लिए एक मेमोरी फोम पैड खरीदने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वो उसे टालता जा रहा था। वो बस आभार व्यक्त करने की इस प्रक्रिया का पालन कर रहा था। अचानक एक दिन जब वो काम से घर लौटा तो उसके रूममेट ने उससे कहा कि उसकी दादी ने उसे एक मेमोरी फोम पैड दिया है जिसकी उसे कोई जरूरत नहीं है। तो क्या वो इसे बिल्कुल मुफ्त में लेना चाहेगा? हाँ, जो इंसान इन चीजों को बाहर से देखता है उसके लिए ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन जो इंसान उस आभार की मानसिक स्थिति में जी रहा होता है उसके लिए ये चमत्कार से कम नहीं होता। ये कहानियां सफलता और भौतिक चीजों के बारे में हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे जज्बाती कहानी है, जो सच में इस पूरी किताब और आभार की असली गहराई को सामने लाती है, वो डेनिस नाम के एक पाठक की कहानी है। बिल्कुल। डेनिस अपनी जिंदगी के सबसे अंधकारमय और दर्दनाक दौर से गुजर रही थी। एक तरफ उनका बहुत ही बुरा तलाक हो रहा था, जिसने उन्हें भावनात्मक रूप से तोड़ कर रख दिया था, और उसी समय उनकी बीमार माँ हॉस्पिस में थी, यानी अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ दिन गिन रही थी। और अगर इतना दुख काफी नहीं था तो खराब आर्थिक हालात की वजह से उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ रहा था। ये एक ऐसी स्थिति है जहां किसी भी इंसान का पूरी तरह से बिखर जाना या दुनिया से शिकायत करना बहुत स्वाभाविक है। जब सब कुछ छिन रहा हो तब कोई शुक्रिया कैसे कह सकता है? लेकिन डेनिस ने हार मानने के बजाय इस मुश्किल वक्त में आभार की इन आदतों को अपना हथियार बनाया। उन्होंने रोजाना अपने ध्यान को उन चीजों पर केंद्रित करने का फैसला किया जो अभी भी उनके पास थी, चाहे वो उनकी माँ के साथ बिताया गया एक शांति भरा पल हो या सुबह की एक अच्छी कॉफी। डेनिस का अनुभव बताता है कि इस अभ्यास ने उन्हें उस भयानक समय में मानसिक रूप से टूटने से बचा लिया। ये कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आभार की असली ताकत क्या है। ये सिर्फ पैसे, चेक या मुफ्त के गद्दे पाने की कोई जादुई तकनीक नहीं है। हाँ, ये सबसे गहरे अंधेरे में जब इंसान के पास कोई रास्ता न बचे तब उम्मीद की एक छोटी सी किरण ढूंढने का एक मनोवैज्ञानिक औजार है। बिल्कुल। जब चारों तरफ सब कुछ खत्म होता दिख रहा हो तब भी ये दिमाग को स्थिर रखने और इंसान को रोज सुबह उठकर खड़े होने की ताकत देता है। लेकिन हर गहरी चर्चा की तरह हमें इस सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखना होगा। एकदम सही। हम इस विश्लेषण में किसी भी जानकारी को सिर्फ इसलिए सच नहीं मान सकते क्योंकि वो सुनने में अच्छी लगती है। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो हमें इसकी आलोचनाओं पर भी बहुत गंभीरता से बात करनी चाहिए। किसी भी जागरूक इंसान के लिए सभी दृष्टिकोणों को समझना जरूरी है। बिल्कुल। मशहूर लेखक और आलोचक मार्क मैनसन ने इस पूरे कॉन्सेप्ट की बहुत ही तीखी आलोचना की है। हम यहाँ ना तो रोंडा बर्न का पक्ष ले रहे हैं और ना ही मार्क मैनसन का, बल्कि हम निष्पक्ष रूप से दोनों पहलुओं को सामने रख रहे हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। मार्क मैनसन जैसे आलोचकों का मानना है कि द सीक्रेट और द मैजिक जैसी किताबें असल में एक तरह की भ्रम में डालने वाली सकारात्मकता या टॉक्सिक पॉजिटिविटी बेचती हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये विचार कि सिर्फ अच्छा सोचने या शुक्रिया बोलने से सब कुछ जादुई तरीके से ठीक हो जाएगा, पूरी तरह से कॉस्मोलॉजिकल नॉनसेंस है। मैनसन का तर्क ये है कि जिंदगी में दुख, तकलीफें, बीमारियां और बुरे हालात एक कड़वी सच्चाई है, और उन्हें सिर्फ थैंक यू बोलकर नजरअंदाज कर देना या खुद को ये दिलासा देना कि सब कुछ ठीक है, इंसान को वास्तविकता से बहुत दूर ले जाता है। वो उसे जीवन की असली समस्याओं से लड़ने के बजाय ख्याली पुलाव पकाने में उलझा देता है। मैनसन का ये नजरिया अपनी जगह बहुत तार्किक और जमीनी है, क्योंकि समस्याओं से आंखें चुराना कभी भी समाधान नहीं हो सकता। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, विज्ञान और मनोविज्ञान का पहलू। क्या ये आभार की प्रक्रिया सच में सिर्फ कोई रहस्यमयी जादू है, या इसके पीछे इंसानी दिमाग का कोई ठोस विज्ञान काम कर रहा है?
मनोविज्ञान में इस पूरी प्रक्रिया को एक बहुत ही स्पष्ट नाम दिया गया है, जिसे कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहा जाता है। और ये कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग असल में कैसे काम करती है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है ताकि जादू और विज्ञान के बीच का ये पुल साफ हो सके। तो ये कैसे काम करती है? हमारे दिमाग में एक बहुत ही खास हिस्सा होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। इसे दिमाग का फिल्टर या बाउंसर भी कहा जा सकता है। किसी भी इंसान के आसपास एक ही समय में लाखों चीजें हो रही होती हैं, आवाजें, रंग, लोग, घटनाएं, लेकिन दिमाग हर चीज को प्रोसेस नहीं कर सकता। बिल्कुल, वरना दिमाग ओवरलोड हो जाएगा। इसलिए ये RAS सिर्फ उन्हीं चीजों को अंदर आने देता है और ध्यान में लाता है जिन्हें दिमाग जरूरी मानता है। इसका सबसे आम उदाहरण है कि जब कोई इंसान लाल रंग की कार खरीदने के बारे में सोचता है तो उसे अचानक पूरी सड़क पर सिर्फ लाल रंग की ही कारें दिखने लगती हैं। कारें पहले भी वहीं थीं, लेकिन अब उसके RAS ने उस जानकारी को जरूरी मानकर फिल्टर करना शुरू कर दिया है। ये उदाहरण इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही खूबसूरती से समझा देता है। इसका मतलब ये है कि जब कोई इंसान 28 दिनों तक लगातार रोज सुबह उठकर अपने जीवन में 10 अच्छी चीजें ढूंढने का काम अपने दिमाग को सौंपता है, तो वो असल में ब्रह्मांड में कोई जादू नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपने दिमाग के इसी RAS की प्रोग्रामिंग को बदल रहा है। एकदम सही। मनोविज्ञान की भाषा में इसे कन्फर्मेशन बायस भी कहते हैं। आमतौर पर कन्फर्मेशन बायस को नकारात्मक माना जाता है, लेकिन यहाँ ये एक सकारात्मक रूप में काम करता है। जब किसी का दिमाग ये मान लेता है कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो अच्छा है और जिसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, तो उसका RAS दिन भर सिर्फ उन्हीं चीजों, मौकों और अच्छी घटनाओं को फिल्टर करके सामने लाता है जो उस विश्वास को सही साबित करे। इसके नतीजे बहुत ही वास्तविक होते हैं। तनाव के हार्मोन कम होते हैं, मूड बेहतर रहता है, नींद अच्छी आती है और मुश्किल समय में फैसले लेने की क्षमता में अभूतपूर्व सुधार होता है। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष ये है कि भले ही रोंडा बर्न इसे एक जादू का नाम दे और मार्क मैनसन इसे एक भ्रम कहकर खारिज करें, लेकिन मनोवैज्ञानिक विज्ञान ये साफ तौर पर मानता है कि आभार व्यक्त करने की आदत दिमाग की बनावट और उसकी वायरिंग को शारीरिक और मानसिक स्तर पर बेहतर बनाने का एक बहुत ही व्यवहारिक और शक्तिशाली टूल है। ये सिर्फ बैठे बैठे ख्याली पुलाव पकाने या समस्याओं से भागने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये जानबूझकर अपनी मानसिकता को कमी और शिकायत से हटाकर प्रचुरता और समाधान की तरफ मोड़ने की एक कला है। जब कोई अपनी सबसे बड़ी गलतियों और तकलीफों में से भी कोई सकारात्मक सीख निकाल लेता है, तो वो असल में एक ऐसी परिपक्व मानसिक अवस्था में पहुंच जाता है जहां बाहर का कोई भी तूफान उसे आसानी से नहीं तोड़ सकता। डेनिस की कहानी ठीक इसी मानसिक मजबूती का उदाहरण है। आज के इस पूरे विश्लेषण से ये बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि आभार महसूस करना सिर्फ एक अच्छा विचार, एक मीठी बात या कोई अंधविश्वास नहीं है। ये खुद को, अपने रिश्तों को और अपनी पूरी जिंदगी को एक नए और साफ चश्मे से देखने का एक बहुत ही गहरा और वैज्ञानिक तरीका है। सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि उन्हें इस बात की फिक्र क्यों करनी चाहिए और इसे अपने जीवन में क्यों उतारना चाहिए। ये फिक्र इसलिए होनी चाहिए क्योंकि किसी भी इंसान की जिंदगी में कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो, हालात कितने ही बेकाबू और डरावने क्यों न लगें, रोजाना सिर्फ कुछ अच्छी बातों पर ध्यान केंद्रित करने से और रात को सोने से पहले एक सच्चे थैंक यू की आदत डालने से दुनिया को देखने का उसका नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। और ये एक अटल सच्चाई है कि जब इंसान का नजरिया बदलता है तो उसके फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। और अब इस बेहतरीन और गहरी चर्चा को समेटते हुए हम एक ऐसा विचार छोड़कर जा रहे हैं जो सीधे तौर पर आज के इन स्रोतों या कहानियों में लिखा तो नहीं था, लेकिन इस पूरे विषय की आत्मा से बहुत गहराई से जुड़ा है। एक पल के लिए इस पर विचार जरूर होना चाहिए। सिक्कों की खनक और रोजमर्रा की भागम भाग में अक्सर इंसान उन चीजों को भूल जाता है जो कल तक उसकी दुआओं का हिस्सा थीं। तो सुनने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल है। अगर किसी भी इंसान की आगे की पूरी जिंदगी सिर्फ उन्हीं चीजों और उन्हीं रिश्तों से बनी हो जिनके लिए उसने बीते हुए कल में सच्चे दिल से शुक्रिया अदा किया था, तो आज उसके पास आखिर क्या क्या बचेगा?